Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की थी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको हॉरिजॉन्टल रेंज पढ़ाया था। मैं उम्मीद करता हूँ हॉरिजॉन्टल रेंज सभी को क्लियर होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज में मैंने आपको समझाया था द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर? हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग लेटर कैपिटल आर से डिनोट करते थे। कैसे डिनोट करते थे? कैपिटल आर से। और उसका जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था दैट वाज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आगे बढ़ूं? चलिए शुरुआत हो जाए। मैंने पिछले टर्न पे कुछ एक न्यूमेरिकल्स कराए थे। उसी न्यूमेरिकल्स की कड़ी में अगला न्यूमेरिकल हमारे सामने ये है। देखते हैं इस न्यूमेरिकल में हमसे क्या बोल रहा है। सब लोग बेटा समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखेंगे ऑन द बोर्ड। वो मुझसे कह रहा है एक शेल को फायर किया गया है कैनन से। कैनन समझते हो? कैनन तोप को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तोप को। और तोप से जो गोला फायर कर रहे हैं हम लोग उस गोले को बोलते हैं शेल। क्लियर है? ओके। तो वो कह रहा है एक कैनन से एक शेल फायर किया गया है। मैं यहाँ पर पिक्चर बना रहा हूँ उसका, गौर से देखिएगा सब लोग। ये दिखाई दे रहा है आपको प्रॉपर बोर्ड पे सभी को? यहां पे रखी हुई है ये तोप, ठीक है भैया? और तोप से मैंने ये गोला फायर किया। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अब वो कह रहा है ये जो शेल फायर किया जा रहा है ना वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे फायर किया जा रहा है। काय की वैल्यू दे दी? थीटा की वैल्यू दे दी 30 डिग्री, ठीक है? और कह रहा है कि ये जो शेल है ना वो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है। बता सकते हो काय की वैल्यू दे दी इसने? हॉरिजॉन्टल। शाबाश, वेरी गुड। उसने हमको हॉरिजॉन्टल रेंज दे दिया बेटा। कितना दे दिया? 3 किलोमीटर। अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं इसे 3000 मीटर लिख दूं। समझते हो इतना? तो अब इसे मिटा दूं, अब इसकी कोई जरूरत तो नहीं है। अच्छी बात। तो वो कह रहा है एक शेल को मैंने कैनन से फायर किया है और हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे फायर किया है, तो ऐसी सिचुएशन में वो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाके गिरता है। तो इसका मतलब उसने हॉरिजॉन्टल रेंज दे दी। ये 30 डिग्री भी मिटा दूं ना मैं? सीन समझ में आ रहा है सभी को? अच्छी बात है। अब वो कह रहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बता दूं। क्या बता दूं? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है सबसे पहली बात। और फिर दूसरा मुझसे ये कह रहा है कि इस कैनन से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई टारगेट है जो हमें शूट करना है। क्लियर? सपोज करिए ये मैंने कोई भी टारगेट मान लिया, ये टारगेट है, दिखाई दे रहा है आप सभी को टारगेट? और इस टारगेट का डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर बोले तो 5000 मीटर। बोलो भैया। तो कह रहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बताऊं और ये बताऊं कि इस पॉइंट से कैनन से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो टारगेट है वो उड़ाया जा सकता है या नहीं? काय से? तोप से। क्वेश्चन समझ गए? सबको क्लियर है? चलो अच्छी बात है। अगर आप समझ गए तो फिर बात ही कही। 5 किलोमीटर को मैंने 5000 मीटर लिख दिया। कहानी क्लियर है यहाँ तक सभी को? अच्छी बात है भैया। अपन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन अपने को इतना मालूम है कि इस तोप से अगर गोला फेंकना है, जब 30 डिग्री के एंगल पे फेंका जा रहा है तो ये 3000 मीटर के डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है। गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? और ये 3000 मीटर हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई। यस और नो? बात समझ में आ गई? यार हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था हॉरिजॉन्टल रेंज का। फॉर्मूला वॉज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बोलो भैया ये रिलेशन अपन ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आर कितना है? 3000। सीन क्लियर है? यू दवा का पट्ठन ने मोए यू तो इनिशियल वेलोसिटी हुआ करती थी, यू इन्होंने दिया तो नहीं है तो यू मैंने सिंपल यू ही रखा रहने दिया। यू साइन 2 थीटा कितना है? 30 अपॉन जी। सीन क्लियर है? जी चाहूं तो मैं या 9.8 भी रख सकता हूं। क्वेश्चन में उसने जी 10 दिया तो नहीं है? नहीं दिया तो जी मैं 9.8 भी रख सकता हूं यहां पर। ठीक है, फिलहाल मैं रख नहीं रहा हूं। इतनी बात समझ में आई सभी को? 32 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। सबको क्लियर है? अच्छी बात है। तो गौर से देखिएगा 3000 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी।
इंटू इसे साइन 60 को √3/2 लिख दूं? बुरा तो नहीं लग रहा आपको? अच्छी बात है। 2 को इधर पहुंचा दूं तो ये 2 × 3000 हो जाएगा। हाँ, वाल करेंगे √3 नीचे ले आऊं, बोले भैया? तो थोड़ा सा मैं अंदाज बदल रहा हूँ, गौर से देखिएगा, आप समझ जाएंगे। 3000 को ऐसे लिखो 3 × 1000। बोला भैया बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? अच्छी बात है। इज इक्वल टू u² × √3/2। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, बुरा नहीं लगे तो इस 3 को यहीं √3 × √3 लिख दूं? √3 × √3 3 होगा, होगा नहीं होगा? तो 3 को बेटा मैंने लिखा यहाँ पर √3 × √3। स्टेप समझ में आया? अब आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा मैंने किया क्यों, क्योंकि √3 से √3 कट जाएंगे। कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे? कट जाएंगे। सीन क्लियर है? अच्छी बात है। अब आप गौर से देखिएगा, u²/2g, u²/2g। √3 की वैल्यू मैं जानता हूं कितनी होती है? 1.732। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था √2, √3 और √5 इनकी वैल्यू आपको टकाटक याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन करते वक्त यूज में आती हैं। सीन क्लियर है? तो √3 की वैल्यू कितनी चिपका दूं यहां पर? 1.732, ठीक है जी, इंटू 1000। बोलो भैया। डेसिमल हटाऊंगा तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे, उड़ा दूं? अच्छी बात है। तो गौर से देखिएगा, u²/g इज इक्वल टू 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा 14 का 4 बचा 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 3। सीन क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1। ये काय की वैल्यू आ गई हमारे पास? काय की वैल्यू आ गई? कुछ नहीं, u²/g की वैल्यू आ गई हमारे पास। कितनी आ गई? 3464 मीटर। सीन क्लियर है? कुछ किया नहीं हमने, ये दिया है, रेंज दी है, थीटा दिया है, हमने इसको सॉल्व करके ये हमारे पास एक इक्वेशन हमें ऑब्टेन हो गई। क्लियर है यहां तक बात सभी को? अब पट्टा मोते यूं कह रहे हो कि मैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालूं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितने डिग्री के एंगल पे होती है? 45। तो मुझे हमें थीटा कितने धरना पड़ेगा? धर दो। वैसे मुझे तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, मैंने आपको कराया भी था। R मैक्सिमम बराबर u²/g हो जाएगा, और तेने ना पता हो तो कोई बात ना ने, R मैक्सिमम इज इक्वल टू, तो हमें मालूम है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हमें 45 डिग्री के एंगल पे मिलती है। सही बोल रहा हूँ? ओके, तो u² sin 2 × थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री अपॉन g। गौर से देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा मैं लिखाऊंगा आप लोगों को, है ना, ध्यान रखना नोट करते वक्त, ठीक है ना, लिखाऊंगा, अभी नोट डाउन मत करना कोई भी। तो R मैक्सिमम इज इक्वल टू बेटा हमारा ये हो जाएगा, देखो 45 2 × 90, साइन 90 हो गया 1 लिखने की जरूरत है? क्या बचा? u²/g। तो R मैक्सिमम इज इक्वल टू u²/g की वैल्यू पहले ही चिपका चुके हैं अपन, 3464 मीटर। अब ध्यान से सुनिएगा, जब 30 डिग्री के एंगल पे फेंक रहा था तो शेल कितने डिस्टेंस पे जाके गिर रहा था बेटा? 3000 मीटर के डिस्टेंस पे जाके गिर रहा था। अब वो पूछ रहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बता दो, तो मुझे मालूम है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तब मिलते हैं जब मैं इसको 45 डिग्री के एंगल पे फेंकता हूं, और 45 डिग्री के एंगल पे जब मैंने फेंका तो मुझे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी मिल रही है? यानी अगर मैं इसे इस शेल को 30 डिग्री के एंगल के बजाय 45 डिग्री के एंगल पे फेंकूंगा तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, और कहां तक जाएगा? 3464 मीटर तक। तो आप बताओ 5000 मीटर के डिस्टेंस पे जो टारगेट है उसे ये हिट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कहानी समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, नहीं कर पाएगा हिट। क्लियर? क्योंकि हम इसे एंगल बदल कर भी ज्यादा से ज्यादा 3464 मीटर के डिस्टेंस तक फेंक सकते हैं। 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट रखा है वो इससे हिट नहीं हो पाएगा। कहानी समझ में आई आप लोगों को? अब हम इसे सिस्टमैटिकली नोट डाउन करते हैं। कैसे नोट डाउन करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये बढ़िया सा एक फिगर बनाइएगा, ठीक है, ये सब कुछ, और उसके बाद इतना नोट डाउन कर लो, बस यहां तक। ये वाला पोर्शन अभी नोट डाउन मत करना, पहले इतना करो। इसके बाद हम लोग यहां पर लिखेंगे वी नो दैट, लिखिए सब लोग, स्पीड बढ़ा के लिखिएगा थोड़ा सा। वी नो दैट
we know that to obtain the maximum horizontal range, we know that to obtain the maximum horizontal range, we know that to obtain the maximum horizontal range, comma, the shell must fire, the shell must fire, the shell must fire at an angle of 45 degree. The shell must fire at an angle of 45 degree from the horizontal. So in this situation, the maximum horizontal range will become, so in this situation the maximum horizontal range will become अब इसके बाद ये नोट कर लो, इतना यहां तक हो गया सभी का। तो जब ये आ गया तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी 30 से 45 डिग्री पे फेंकने पर है ना, बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिस्टेंस पे फेंका जा सकता है, 3464 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5000 मीटर की डिस्टेंस पे जो टारगेट है वो उसे हिट नहीं कर पाएगा। कहानी समझ में आ रही है? तो इसके बाद इसमें लिखना, thus it is clear that, thus it is clear that, thus it is clear that by changing the angle of projection, thus it is clear that by changing the angle of projection, the shell can fired, by changing the angle of projection, the shell can fired thus it is clear that by changing the angle of projection, the shell can fire up to the maximum distance of, the shell can fire up to the maximum distance of 3464 meter, 3464 meter. So certainly we can say, so certainly we can say the cannon, so certainly we can say the cannon cannot hit the target, the cannon cannot hit the target which is situated at a distance of, cannon cannot hit the target which is situated at a distance of 5000 meter, which is situated at a distance of 5000 meter. इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन वो दे रहा है, डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोल रहा है? डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? चलिए देखते हैं। थोड़ा यहाँ बारीकी से ध्यान देना होगा हमको, पुरानी काफ़ी सारी कथा यहाँ पे लगेगी, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि आपके पुराने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। थोड़ा मुझे ये बताओ, ये स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। जानते हो ना, अच्छे से बिल्कुल चकाचक होना चाहिए। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। बिल्कुल चकाचक साफ है ना, क्रिस्टल क्लियर। वेलोसिटी क्या है? अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ये बात आपको क्लियर है, अच्छे से आप लोग जानते हैं। बिल्कुल कोई समझ रहे ना, कोई कन्फ्यूजन जैसी कोई बात नहीं है। सही बोल रहा हूँ? और चूंकि अब आप लोग ताज़ा स्केलर वेक्टर पढ़ भी चुके हो तो आप जानते ही होंगे। बताना ज़रा, ये जो मैंने लिखा है ये वेलोसिटी है या स्पीड है? अच्छा, ये वेलोसिटी है क्योंकि इसकी चांद पे एरो लगा है इसलिए। अच्छा, अब ये क्या हो गई? अब ये क्या हो गई? यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? AIEEE का क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। अरे भैया सीधी सी बात है,
एक गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है भैया। अब मैंने बोला 5 मीटर पर सेकंड से ग्वालियर जा रही है। कहाँ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से? 5 मीटर पर सेकंड से मैंने बोला ग्वालियर जा रही है। तो ये चीज़ क्या हो गई? वेलोसिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गई, डायरेक्शन भी आ गई। अब जहाँ मैं डायरेक्शन हटा देंगे तो कहाँ बचाओ? स्पीड। नहीं, यही बात समझ है? किसी ने पूछ लिया अगर मैं वेलोसिटी के केवल मैग्नीट्यूड की बात करूँ, डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। सिंपल। नहीं, यही बात समझ है? एक बंदा है, नाम है राम, तो पता चल गई मोड़ा है, लेकिन राम शर्मा पंडित जी को मोड़ा है। समझ रहे ना मेरी बात को? दोनों कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अगर मैं वेलोसिटी में से डायरेक्शन निकाल दूं, क्या बचेगा? स्पीड। स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दूं, क्या बन जाएगा? सीन क्लियर है सभी को? अगर किसी ने पूछ लिया द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्यों बोल रहा हूं? समझ में आई बात? ये सब जानते हो ना आप लोग? ये क्या है? ये क्या है? अरे रुको, ये क्या है? वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को मैं स्पीड बोलता हूँ। मैं जानता हूँ ना इन बातों को? ध्यान रखना, थोड़ी देर बाद बुरा लगेगा आपको, इसलिए बोल रहा हूँ। सब क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर? चलो, अच्छी बात है। एक बात बताओ यार, ये हमने यूनिफॉर्म मोशन किसी जमाने में पढ़ा था, याद है आपको? If the speed of an object does not change with time, then it is called uniform motion या uniform speed, ऐसे बोलते थे ना आप? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ चेंज ना हो तो उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छी बात। अच्छा, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? अच्छा, जो स्पीड टाइम के साथ बदल जाए वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। जानते हो? जानकार जो हो, अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल समझते हो? एफ है, ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल बोले तो एफ है? बोलो। अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताओ, ये मैं मार्कर को ऐसे फेंक रहा हूं, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है? जवाब दो। मैं मार्कर को ऐसे फेंक रहा हूं, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है? 7 जन्म में नहीं होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा होता है स्पीड कम है, जा रही है, ऊपर से नीचे आ रहा होता है स्पीड। तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छी बात है। आज आप पढ़ लिख रहे हो, कल पढ़ लिख के बड़े आदमी बन गए, तो आप गए हैं डिज्नीलैंड में घूमने। कहाँ गए घूमने? तो वहाँ रॉक एंड रोल में आप झूला झूल रहे हैं, माइंडेड झूला चल रहा है, कैसा मोशन है? सोचो, क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या कमीनो हो सकता है? क्या है? समझ में आ गया? क्यों? ऊपर जाओगे तो स्पीड और ऊपर से नीचे आओगे तो गुदगुदी होगी। क्लियर है? नहीं है मेरी बात समझ में? नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। व्हाट इज इट? क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में हो रहा है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट स्पीड होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि मैं मालूम है नीचे से ऊपर जाओ तो स्पीड कम है जाएगी, और ऊपर से नीचे आओ झूला झूले होगे रेट है। क्लियर? झूला जब नीचे से ऊपर जाता है तो स्पीड, और ऊपर से नीचे आता है तो बढ़ती जाती है। सीन क्लियर है ना? तो अगर बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो क्या वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा? नहीं होगा। क्लियर? लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं, मैं रोज पूछूंगा कुछ जवाब नहीं दोगे तो उल्टे सीधे काम करोगे। उल्टे सीधे काम करोगे तो जेल में जाएंगे एंड चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। अब मैं चक्की पीस रहा हूं, कैसा मोशन है बेटा? ये भी सर्कुलर मोशन है। ये कौन सा सर्कुलर मोशन है? समझ गए? 2 टाइप के सर्कुलर मोशन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जैसे मैं तुम्हारी आरती उतारूं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मैं तुम्हारी न्योछावर करूं,
समझ में आ रही है मेरी बात? तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम लोग समझते हैं। आज के बाद जब भी मैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन बोलूंगा तो मैं ये समझूंगा, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलूंगा तो मैं ये समझूंगा। बोलो भैया। अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं तो बताओ वो कैसे प्लेन में होगा, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल? तो बस खत्म कहानी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये कहता है कि रुको एक बात और बताओ, गांव वालों तुम लोगों ने अपने टेस्ट की कॉपी ले ली? कोई बात नहीं, जो लोग हमसे टेस्ट की कॉपी लेते नहीं हैं उनकी कॉपियों के साथ ये किया जाता है। क्लियर? गौर से देखिएगा, ये कागज है और ये पेन है नहीं है? घूम रहा है? घूम रहा नहीं घूम रहा है? मारा क्वेश्चन, चुप करो। मेरा क्वेश्चन ये है, एक्सेस कैसे है इसका? वर्टिकल और जहां में एक्सेस हथ को है पेन, समझ गए ना? हियर पेन इज द एक्सेस। क्लियर है? काव्य को परेशानी एक्सेस, पेन इज द एक्सेस। बोलो कोई भी चीज अगर घूम रही होगी तो घूमने के हिसाब से देख के आप बता दोगे एक्सेस को है? पक्का? ठीक है, अच्छी बात है, समझ गए? अच्छी बात है। लिसन एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। आगे बढ़ते हैं, गौर से देखिए। मुझसे कह रहा है डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, क्योंकि तभी समझ में आएगा, अदरवाइज वाट लग जाएगी आपकी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये बात हमारे दिमाग में बैठ चुकी है कि ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन करेगा वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे करेगा। सही बोल रहा हूं? जब कोई ऑब्जेक्ट एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पर या हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर है ना, या हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक कांस्टेंट स्पीड से किसी एक्सिस के अबाउट घूमता है तो उसे मैं क्या बोलता हूं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कहानी समझ में आई? क्लियर? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अबाउट एन एक्सिस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन is called uniform circular motion. Clear? Listen everyone. Suppose करिए ये माइक है, एक्सिस माइक का है Axis. और जीरो ऑब्जेक्ट मार्कर। अगर ये मार्कर इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट स्पीड से, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही तो हो रहा है ये काम। yes, बोलो भैया। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अबाउट एन एक्सिस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन then it is called uniform circular motion। क्या हुआ? को परेशानी हो तो बताए। तो सबसे पहले आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन पढ़ें, फिर मैं आगे की बात करूंगा आपसे। आगे बढ़ता हूं। इस डेफिनेशन के बाद आपको एक नोट दिया है और ये नोट काफ़ी पेचीदा है, इसे ध्यान से सुनिएगा, आपको क्लिक करेगा, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं ऐसा मुझे लगता है ना? अब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन मुझे बोर्ड पे बनाना है, तो कायदे से तो बोर्ड पे ऐसे बनना चाहिए, लेकिन ऐसी पिक्चर में बोर्ड पे बना तो नहीं सकता ना, तो फिर मुझे कैसे बनाना पड़ेगा? ऐसे बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, है ना? तो गौर से सुनिएगा इसी सर्कुलर मोशन के बारे में। ये डोरी का डोरी का दो एंड है, एक एंड ये, एक एंड ये। तो इस एंड पे मैंने बांध दिया खंडा, स्टोन, पेबल, ककरा। क्लियर? और इसका जो दूसरा एंड है वो मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया। क्लियर? और मैं ऐसे घुमा रहा हूँ। क्लियर? ऐसे घुमा लो चाहे ऐसे घुमा लो, समझ गए ना मेरी बात को? ऐसे घुमा लो, आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। क्लियर? क्योंकि बोर्ड पे ऐसे ही बना है इसलिए, है ना? ऐसे घुमा रहा हूँ तो भैया ये ऐसे रमकेगो नहीं रमकेगो, गोला देखिए आप भाई साहब। क्लियर है? समझ रहे मेरी बात को? तो बेटा मैंने इस कंकड़ को घुमाया और ये ऐसे घूम रहा है। सीन क्लियर है? नज़ारा ऐसा है। महसूस करो बारिश के वो दिन जब आप अपनी साइकिल से जा रहे हैं, पीछे को पहिया बातें छींटा उचटते है ना? आ जाओ इधर, गौर से देखिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, ठीक है? आओ, यहां से मैंने डोरी पकड़ रखी है और ये पत्थर ऐसे घूम रहा है। घूम रहा नहीं घूम रहा? घूम रहा। जैसे ही पत्थर घूमा तो वो यहाँ आएगा, उसी मोमेंट में मैंने डोरी को अपने हाथ से छोड़ दिया। अब बताओ ये पत्थर कहाँ जाएगा?
ऊपर जाएगा। वेरी गुड, इस येलो टी शर्ट ने बिल्कुल सही बोला। क्या नाम है बेटा आपका? नारायण, ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र ने बिल्कुल सही जवाब दिया एक ही बार में कि भैया ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? ऊपर पहुंचा के दिखाऊं? इसकी बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट की। ऊपर जाएगा, समझ में आ रही है ना बात सभी को? बोलो भाई, अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये इधर जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। बोलो भैया, ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं जो ऑब्जेक्ट है इस पत्थर को यहाँ पे लाता, तब डोरी छोड़ता, तो ये कैसे जाता? ऐसे जाता? जाता नहीं जाता। जहाँ पे लाके छोड़ता तो क्या पाता? ऐसे। जहाँ पे लाके छोड़ दो तो ऐसे। जहाँ पे लाके छोड़ दो तो ऐसे। जहाँ पे लाके छोड़ दो तो ऐसे। ऐसा ना लगा चकई सी बन गई है। बोलो भाई, बोलते क्यों ना आनो? तो मुझे बता दो, हेलो, ये बता दो हर पॉइंट पर डायरेक्शन कैसी है? अलग अलग है। हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई ये, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई ये। किसी भी पॉइंट पर सर्कुलर मोशन जब हो रहा है तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट, समझ गए मेरी बात को? तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी डायरेक्शन कैसी है? अलग अलग है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी डायरेक्शन कैसी है? अलग अलग है। जब डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग है तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग होगी। कैसी होगी? और अगर अलग अलग होगी तो मैं इन्हें नाम क्या दूं? V1, कम ऑन, आप महान हैं। चुप करा। तो ये तुमने नाम अलग अलग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पर अलग अलग है। यानी अगर किसी ने बोल दिया कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मुझे मालूम है हर पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग होगी। इस वजह से क्यों होगी अलग अलग? समझ में आई बात? क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे हर पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग है। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, अभी खत्म नहीं हुआ। वेलोसिटी अलग अलग क्यों है? डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड की। मैंने अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन की बात की थी, तो मैंने क्या बोला था? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, कांस्टेंट स्पीड से, तो उसको मैं क्या बोलता हूं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो अगर जहां पे स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो जहां पे यानी स्पीड हर जगह सेम होगी, लेकिन वेलोसिटी हर जगह चेंज क्यों होगी? और हर जगह मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसा रहेगा? आप बताओ, मैंने जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं ये आपके हिसाब से ट्रू है या फॉल्स है? क्यों है ट्रू? क्योंकि ये स्पीड लिखी हुई है। राइट गाइस? अब मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये बराबर नहीं होंगी। कारण डायरेक्शन अलग अलग है। किसी ने बोल दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसके हर पॉइंट पर स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी सेम नहीं होगी या चेंजेबल होगी। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? नोट पढ़ लो, समझ जाओगे। वेल, अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने जो है दैट इज डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या? फिर से बोलो, एक बार और बोल दो। जब जो चीज़ बुलवाया करूँ ना तो आप बोल ले करो ने मौत सही है जातो है। सही बता रहा हूँ आपको। काफ़ी सारे लोग मैं जब बुलवाता हूँ तो बिना जाने का शर्म सी लगते हैं, बोलेंगे ही नहीं। सॉरी टू से, अगर आप बोलेंगे नहीं ना तो पता है मैं जब क्वेश्चन लर्न करने के लिए दूंगा और आपसे पूछूंगा तो उस टाइम भी आपकी ज़ुबान हकलाएगी, लेकिन 2-4 बार बोल लेंगे तो हम हैबिचुअल हो जाएंगे उन चीज़ों को बोलने के। बच्चा पैदा होने के बाद जब बोलना सीखता है तो स्टार्टिंग में वर्डों को बिल्कुल प्रॉपर बोलता है, थोड़ा उल्टा सीधा करता है। सही बोल रहा हूँ ना? बोलो। लेकिन धीरे धीरे करके वो इतना बोलने लगता है कि चुप करना पड़ता है उसको। सही बोल रहा हूँ ना? बोलो।
तो सेम प्रोसेस बेटा, साइंस की लैंग्वेज में हम लोग बच्चे हैं, तो इन वर्डों को धीरे धीरे करके बोलने की आदत डाला करो। कोई चीज़ अगर बुलवा रहा हूँ तो कोई नाटक नौटंकी नहीं करवा रहा हूँ, ऐसा आप बोल लेंगे ना तो आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे इन वर्ड्स के साथ। कहानी समझ में आ रही है? अच्छी बात है। आज मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताऊँ। देखो भैया, एक सीधा फंडा बता दूँ आपको, जिससे आपको आगे चैप्टर रन करने में दिक्कत नहीं आएगी। कर्म से हम वही है जो अपन पढ़ के आए हैं, वही स्पीड है, वही वेलोसिटी है, वही एक्सेलरेशन है। समझ में आ रही है बात? बस फ़र्क किस बात का है, जो काम वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का था, तो बस लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में इतना सा फ़र्क है। लीनियर मोशन मतलब वही स्ट्रेट लाइन मोशन जो आप पढ़ के आए हो, है ना। तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है तो जहाँ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे एक्सेलरेशन है तो यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब एंगुलर एंगुलर लगा जाऊँ, सर्कुलर मोशन की चीज़ें बना जाऊँ। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? पट्टन ने मुझसे पूछी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। क्या पूछा है मुझसे? पुराने पाप क्लियर है सारे? है कोई माइकल लाल जो मुझे बता दे डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? तो बस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट है ये, तो इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। किसी ने पूछा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, तो बोलना वेक्टर क्वांटिटी। नाम से ही पता चलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल है यानी इसे लेटर थीटा से डिनोट करते हैं। काय से डिनोट करते हैं? और ये बात मैंने स्टार्टिंग में पढ़ रखी है चैप्टर 2 में। एंगल, एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। याद है? क्लियर है? रेडियन यूनिट होती है। और रेडियन अगर आप लोगों को याद हो, जो लोग अच्छा पढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट है, लिख दो तो ठीक, हाँ खैर। तो मैं आपके दिमाग का दही नहीं करना चाहता हूँ, गौर से देखिएगा सभी लोग। हम लोग बात करने जा रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। काय की बात कर रहे हैं हम लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। काय की बात कर रहे हैं? ये डोरी है, ये खंडा बंधो है, बंधो है ना, बंधो जी ऐसे रमक रहो है, ठीक है भैया? गोल ना बनो जी है, पिचको सम हो। लिसन है, स्टार्टिंग में ये खंडा मैंने मान लिया ए पॉइंट पे। कहाँ पे है? अब मैंने मान ली ये खंडा जनते जन्नो पहुँच गो ए से लेके बी तक। तो जब ये ऐसे गया तो डोरी जनते जन्नो है ही होई, है ही होई, नहीं है ही होई। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। बोले भैया अच्छा, मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ तक गया तो इसने स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी आर। क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो कोई ठेकाना ने डी आर ही माने, डी एल भी मान सकते हो, जो इच्छा है ते मानो। क्लियर? मतलब आगे डी लग गया, इसका मतलब ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है या बिग अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है? और काहे अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा सा है तो ये एंगल छोटा सा ही होगा, तो छोटे से एंगल है कायते रिप्रेजेंट करूं डी थीटा। मैंने बचपन में सुना था एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सुना है ना अपन ने? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। काउए को परेशानी, एंगल कितने का यहाँ में? आर्क कितना है? रेडियस कितनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डी आर बराबर आर डी थीटा। कहानी समझ में आ रही है आपको? मैं ज्यादा दिमाग पे नहीं देना चाहता हूं आपके, बस आप इतना सुने। पूछ रहा है मुझसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो द एंगल विच इज ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, द एंगल विच इज ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डी थीटा। समझ में आ रही है बात? द एंगल ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यूजुअली हम लोग लेटर थीटा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और एंगल की यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है इसकी यूनिट? ये मैंने आपको चैप्टर 2 में ही बता दिया था। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? तो फटाफट आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अच्छा कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? फटाफट जल्दी से इसे पढ़ लें और इसके बाद एक नोट दिया है वो भी पढ़ लें। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।